कि बीएसएनएल के कर्मचारी देशद्रोही हैं, ट्रेटर हैं, जिनके बाप दादा ने आज़ादी की लड़ाई में नाखून कटाने का योगदान नहीं दिया, जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने फिर रहे हैं। अमित शाह का लड़का जय शाह अचानक में इतना बड़ा पूंजीपति बन गया, ये उदारीकरण का नतीजा है। ये उदारीकरण के नाम से वास्तव में लूट का नतीजा है। ये क्रोनिक कैपिटलिज्म, जिसे हिंदी में याराना पूंजीवाद कहते हैं, ये उसका एक चरण है। तो ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद इस देश में शोषित वंचित समुदाय के लिए खतरा है। यह रेलवे इस देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला है, लेकिन आप रेलवे को बेच दे रहे हो। आप रेलवे के पटरी, मतलब पटरी हमारी है, रेल तुम्हारी होगी, पटरी हमारी है, रेल तुम्हारी होगी। हमसे फिर टैक्स किस बात के लिए देते हो? जब सब कुछ आप निजीकरण करोगे तो हम टैक्स किस बात के लिए देते हैं? तो निजीकरण जो है वास्तव में बहुजन समाज के हक, अधिकार को, आरक्षण को रोकने का कोशिश है, और एक बार फिर से इस देश में पूंजीवाद स्थापित करने की कोशिश है। संपत्ति का एक जगह केंद्रीकरण करके इस देश में वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश है। हमें किसी भी सूरत में पूंजीवाद को रोकना होगा। अपने सारे युवाओं को देखा था घंटा बजाते हुए, अपने सारे युवाओं को देखा था दिया जलाते हुए, अपने सारे युवाओं को देखा था ताली और थाली बजाते हुए। यह इस बात का प्रमाण है ईवीएम का ही खेल नहीं है, बल्कि इस देश के बेवकूफ़ों की जमात इतनी ज़्यादा है कि उस सारे बेवकूफ़ लोग जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई में अपनी पूरी ऊर्जा खत्म करते हैं, और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में ऊर्जा खत्म करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करते हैं, और यही वजह है वो लात खाते हैं। चाहे वो लात खाएंगे छात्र जीवन में। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कैसा कदम है कि आप कल संसद को बेच देंगे। जिस तरह से सनी देओल जो है वो बाकायदा हस्ताक्षर करके पत्र जारी करता है कि हमारी जगह कोई और रिप्रेजेंट करेगा संसद में हमको। नरेंद्र मोदी जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे तो मुझे राफेल बहुत याद आ रहा था। मैं राफेल को महसूस कर रहा था कि नरेंद्र मोदी जो राफेल फ्रांस से लाए हैं वह रामायण में बनाया गया था या फिर महाभारत में बनाया गया था। जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये जो लाल किला आपने बेचा है, ये लाल किला जो आपने गिरवी रखा है, वो आत्मनिर्भर की दिशा में एक कदम था या फिर लूट थी। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा अनंत हेगड़े के द्वारा। ये वही अनंत हेगड़े है जिसने 2 साल पहले एक बयान दिया था, आपको याद होगा। उसने कहा था वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशंस, हम सत्ता में आए हैं संविधान बदलने के लिए। उसने बाबा साहब को जो है आधुनिक मनु कहा, और उसने कहा मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है, इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है। इस तरह से उसने संविधान को धत्ता बताया, उसने संविधान को बदलने की बात करके संविधान को चुनौती दिया, सरेराह जो है देशद्रोह के कदम को उठाया, लेकिन इस देश की हुकूमत ने उनको मंत्रालय से नहीं हटाया था। आज जब इसका बयान आया अनंत हेगड़े का कि बीएसएनएल फील्ड्स विथ ट्रेटर्स एंड 88,000 एम्प्लॉयर्स आर येट टू बी फायर्ड, मतलब 88,000 कर्मचारी बीएसएनएल के उन्हें निष्कासित किया जाने वाला, उन्हें बाहर किया जाना, उन्हें बाहर फेंकने वाला। और बाकायदा कहता है कि बीएसएनएल के कर्मचारी देशद्रोही हैं, ट्रेटर हैं, जिनके बाप दादा ने आज़ादी की लड़ाई में नाखून कटाने का योगदान नहीं दिया, जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने फिर रहे हैं। यह हमारा आपका सबसे बड़ा कमजोरी है, और यह हमारी आपका फेल्योर भी है कि ऐसे मूर्ख हमको ज्ञान देते हैं देशभक्ति पर और निजीकरण पे, जिनका पूरी सियासत जो है निजीकरण पे टिका हुआ है। तो ये बाकायदा निजीकरण जो है, निजीकरण लाया ही इसीलिए गया, जिसको एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी का मतलब ही होता है जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, ओबीसी को रिजर्वेशन देकर के ओबीसी मजबूत न हो जाए, इसी वजह से निजीकरण लाया गया। और निजीकरण ला करके सबसे पहले उन्होंने शिक्षा पे हमला किया, रोजगार पे हमला किया। जैसे पहले सड़क थी, सड़क सरकार बनाती थी, वहाँ पर जो मजदूर थे उन्हें सरकारी नौकरी के द्वारा मिलते थे, उनका ग्रुप डी में नौकरी मिलता था। अब जो प्राइवेट कंपनी बनाएगी, बड़ी बड़ी मशीनें आकर के बनाएगी और पूरी तरह से आरक्षण खत्म होगा। पूंजीवाद के दिशा में ही पूंजीवाद को मजबूत करने के लिए जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूरी तरह से निजीकरण को मजबूत किया गया है। निजीकरण को मजबूत करके इस देश भर में इस पूरी भारत की संस्कृति को, पूरे भारत के संपत्ति और संसाधन को प्राइवेट कंपनियों के हवाले जो है बेचा जा रहा है। यह बार बार सिद्ध किया जा रहा है कि हम दिखावे के लिए तुम्हारे पीएम है, बल्कि इस देश का असली प्रधानमंत्री अदानी हैं, अंबानी हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, और ऐसे तमाम पूंजीपति हैं जो जैसे लोगों को शह देते हैं। निजीकरण कर रहे हैं तो इससे नौकरियां मिलेंगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को ऑप्शन मिलेगा। नहीं तो क्या सरकार नौकरी नहीं दे सकती है? रेलवे इस देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला है, लेकिन आप रेलवे को
बेच दे रहे हो। 50 पैसे का जो हम टॉफ़ी खरीदते हैं उसमें भी हम टैक्स देते हैं। एक भिखारी जिस कटोरे में भीख मांगता है उसमें भी वो टैक्स देता है, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो हमसे टैक्स किस बात के लिए लिया जाता है? अगर सरकार नौकरी देने में नाकाम है? ये वह सरकार जो हर साल लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने वाली बात थी, अब तक वो 14 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुकी होती, वह जो है हमको ज्ञान दे रही है कि जो है PPP मॉडल आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आएगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुझे नहीं समझ में आता अंबानी का विकास, देश का विकास कैसे माना जाएगा? नहीं, अमेरिका मॉडल पे चल रहा है ना, बोलो। अमेरिका की बात कुछ और है। अमेरिका में जो आज़ादी है, अमेरिका में जो हक अधिकार का लोगों का प्राइवेट राइट का जो सिक्योरिटी है, भारत में नहीं है। अमेरिका हमसे बहुत आगे है। अमेरिका अगर हमको बनना पड़ेगा तो अमेरिका जैसी शिक्षण संस्थानों को हमको अपनाना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि GDP में हम कितना जो है GDP का इनकम एजुकेशन पे देते हैं, कितना हेल्थ पे देते हैं। पहले हमको अमेरिका बनना पड़ेगा। पूंजीवाद के नाम पे आदिवासियों का जमीन छीना जाता है, तो इसे आप देश का विकास कैसे कहेंगे? लेकिन सर ये भी तो सच है, ये सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता ना, आपने देखा होगा ना? नहीं, कैसे ये आपका सिस्टम है, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फेलियर है। आपके पास जांच करने की टीम कमजोर है, कैसे काम नहीं करेगा? अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता तो फिर सरकार कैसे काम करेगी? फिर सरकार का हटा करके बता दिया जाए अदानी अंबानी देश को चलाएगा। भाई, इस देश में एजुकेशन बिल लाने से पहले, इस देश में एग्रीकल्चर बिल लाने से पहले तो हम अंबानी से सलाह लेंगे। ये वही अदानी अंबानी लोग हैं, ये वही पूंजीपति लोग हैं जिनकी वजह से 13 लाख आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा था। ये पूंजीवाद का ही तो हश्र है। जाकर के उस आदिवासी से पूछिए जो 10,000 कश्मीरी पंडित के विस्थापन पे रात दिन राग अलापते हैं, उसके लिए कमेटी बैठाते हैं, उसके लिए संसद में बाकायदा बहस चढ़ता है। आज 10 करोड़ से अधिक आदिवासी जमीन पर विस्थापित हो चुके हैं, जो सड़कों पर फुटपाथ पर खड़े होकर भीख मांगते हैं। लेकिन आपने कहा कि अंबानी से सलाह लेते हैं, अंबानी से तो सलाह लेने पड़ेगी ना, पैसा तो इन्वेस्ट वही कर रहे हैं, तो हमको नहीं चाहिए के लिए पैसा वो दे रहे हैं। तो फिर यही तो उदारीकरण है भाई, जिसका आप खाओगे उसी का ना गाओगे आप। तो यही उदारीकरण का तो एक नतीजा है। उदारीकरण, निजीकरण को खत्म करने। एक बात बताइए, निजीकरण का मतलब ही एक निजी व्यक्ति की संपत्ति होगी। जब अंबानी का विकास, देश का विकास कैसे होगा? सिर्फ अंबानी के टैक्सेशन से? बिल्कुल नहीं है। अगर निजीकरण में आरक्षण दिया जाए तो आप लोग सहमत हो उससे? नहीं, सबसे पहली बात, निजीकरण में आरक्षण दिया किस तरह से जाएगा? आरक्षण केवल जैसे आप सबल आरक्षण दे दिया उस तरह से नहीं। आपको आरक्षण सबसे पहले यह बताना पड़ेगा, आरक्षण भागीदारी का मसला पे 85% अगर भागीदारी दी जाएगी, OBC का क्रीमी लेयर खत्म किया जाएगा और निजीकरण में बाकायदा जो है निजीकरण दिया जाएगा। और निजीकरण में आरक्षण दिया जाएगा, केवल निजीकरण कंपनियों में भी नहीं बल्कि ठेके में भी। और निजी कंपनी स्थापित करने में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो कैसे इस पूंजीवादी व्यवस्था में अपने आप को खड़ा कर सकें, उनको जब रिजर्वेशन मिला जाएगा, उनको ठेके में रिजर्वेशन मिलेगा, उनको कंपनी बनाने में बाकायदा सहूलियत मिलेगी, उनके हैसियत प्रमाण पत्र उनको देने में बाकायदा सहूलियत मिलेगी, उसके बाद ही हम इसको वाजिब मानेंगे। अन्यथा हम इसको लूट मानेंगे और वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने का एक कदम मानेंगे, जो हकीकत है। चाहे वो JNU का छात्र हो, चाहे वो जामिया का छात्र हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हो, देश के कोने का किसी का भी यूनिवर्सिटी का छात्र हो, सारा युवा बेचारा मारा जाता है। क्योंकि जब वो शिक्षा रोजगार की बात करेगा तो वो मारा जाएगा। जो तानाशाही हुकूमत होती है वो सबसे पहले शिक्षा पे हमला करते हैं, वो सबसे पहले लाइब्रेरी पे हमला करते हैं, और आज हुकूमत वही कर रही है। तो ज़्यादा युवा हैं इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है युवाओं का कंसर्न किस दिशा में है। आज भी भारत का दिशा युवा जो है वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई में अपने आप को मशगूल पाता है। यही वजह है उनका जुल्म जाती होता है, उन पर शोषण होता है और मुख्य मुद्दे पर बात नहीं कर पाता है। 150 देशों को हेल्प की है, इसको किस तरह से देखते हैं? मोदी ने अपना हेल्प किया। 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ था और राम मंदिर ट्रस्ट का जो हेड है वो जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नरेंद्र मोदी बाकायदा उसके साथ हाथ मिलाते रहे, बाकायदा उसके साथ गले मिलते रहे। तो नरेंद्र मोदी को अब तक तो क्वारंटाइन होना चाहिए था। तो नरेंद्र मोदी खुद कोरोना के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो दुनिया भर से क्या करेंगे? आज दुनिया में कोरोना कितना आगे चला गया। नमस्ते ट्रंप ने भारत में कोरोना को फैलाया, और भारत जैसे देश में जहाँ स्वास्थ्य सुविधा इतनी कमज़ोर है, कितनों की मौत हो गई, लोगों को पता नहीं चला कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ। कितने हॉस्पिटल में हालात कितने ख़राब हैं लोगों की, जिनका कोरोना एक हॉस्पिटल में, मतलब एक व्यक्ति जो एक हॉस्पिटल में चेक करा रहा है तो कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे हॉस्पिटल में कोरोना नेगेटिव आ रहा है। तो भारत की मीडिया ने वास्तव में कभी मुद्दे पर बात ही नहीं की। वास्तव में भारत में कोरोना जैसी महामारी इसलिए फैल रही है क्योंकि हमने शौचालय के नाम पर लूट को बढ़ावा दिया, क्योंकि हमने मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे को बढ़ावा दिया। हमने कभी मुद्दे की बात नहीं की, वह मुद्दा जो इंसानी जहनियत से जुड़ा हुआ हो। देखिए, कमला रानी की मौत हुई हो या फिर कल जो एक चौहान साहब की मौत हुई, दोनों मंत्री थे, 2 मंत्रियों की मौत हुई है, ठीक। इसके पहले बिहार में मंत्री की मौत होती है, बिहार के मंत्रालय में कोरोना जाता है।
चाहे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, चाहे वो राम मंदिर हो, वहाँ पर राम मंदिर का ट्रस्ट का जो हेड था कोरोना पॉजिटिव हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, कोरोना का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन भारत के जाहिल पत्रकारों ने, भारत की मनु मीडिया ने जो कोरोना जो एक बीमारी थी उसको एक धर्म से जोड़ करके इस देश में दंगा फसाद और नफरत बढ़ाने का काम किया, और उसके खिलाफ हम सभी को गोलबंद होना है। उस जाति सोच के खिलाफ हम सभी को गोलबंद होना है, जो बाकायदा एक पार्टी विशेष का प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, जो बाकायदा इस मुल्क में दंगा फसाद करके अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करते हैं और इस मुल्क को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। चूंकि मुल्क उनके बाप का नहीं है, मुल्क उनके बाप का नहीं है, मुल्क उस गरीब किसान का है, मुल्क उस शोषित वंचित समाज का है जो अपना खून पसीना बेच करके इस मुल्क को सींचा है, जिसके बाप दादा ने कुर्बानी दी हुई है। उसको इस मुल्क की परवाह है, क्योंकि उनके बेटे दंगाई बनेंगे, उनके बेटे डलहौजी बनेंगे, फौजी आपका बेटा बनेगा। 2 मुर्गे लड़ रहे थे, एक मुर्गे की मौत हो गई, सिर्फ इतना ही है, उससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। राजू त्यागी के साथ जो हुआ हम सबकी हमदर्दी है उनके साथ, लेकिन मैं बाकायदा कहना चाहता हूँ उसी कांग्रेस का प्रवक्ता जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है, वो बाकायदा चिल्ला करके मनुस्मृति को भारत का ग्रंथ बताता है, राष्ट्रीय ग्रंथ बताता है, धार्मिक ग्रंथ बता करके वहाँ लड़ता है। तो कांग्रेस को अपने प्रवक्ताओं को भेजना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है बहुजन समाज को इस कंसर्न से बहुत दूर रहना चाहिए। बहुजन समाज के प्रवक्ताओं को तो कभी बुलाया ही नहीं जाता है। हमारे बहुजन समाज बाबा साहब की बात करने वाले शेड्यूल कास्ट ट्राइब बैकवर्ड समाज के प्रवक्ता को कभी बुलाया जाता है? तो हमसे मतलब ही नहीं उस डिस्कोर्स से, कोई मरे कोई जिम से क्या फर्क पड़ता है। हम उस लड़ाई में हैं ही नहीं, हम अछूत थे उनके लिए, कल भी अछूत थे, आज भी अछूत हैं और आगे भी अछूत रहेंगे। मैं कांग्रेस से अपील करना चाहता हूं, अगर आप वास्तव में इंसानियत को बचाना चाहते हैं, उन दंगाइयों के बीच में अपने पत्रकारों को भेजना बंद कर दीजिए। और बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, बहुजन समाज की जो मीडिया है, आप उनको मजबूत कीजिए। उनके चरण में न तो उनके पक्ष में खेलिए न तो उनके विपक्ष में खेलिए, चूंकि आपके डिस्कोर्स से बाहर है, चूंकि वहां जाने के लिए आप अछूत हैं। वहां संबित पात्रा को बुलाया जाएगा, वहां कन्हैया कुमार को बुलाया जाएगा, वहां आचार्य प्रमोद कृष्ण को बनाया जाएगा, वहां रशीद को बुलाया जाएगा और सब मिलकर वहां पे दंगाई बात करेंगे। जब मैं इतना अच्छा बोलता हूं, आप ही लोग कहते हो आज तक मुझे नहीं बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया जाता। जो दलाली करता है उनको, जो समझौता करने वाला होता है उनको बुलाया जाता है। बहुजन समाज की आवाज उठाने वालों को आज तक मीडिया में बुलाया नहीं जाता डिबेट के लिए। ये मीडिया का जातिवाद है, एकदम मनु मीडिया है, मनुस्मृति को मजबूत करने के लिए। और बहुजन समाज के लोग वहां पर अछूत हैं, और अछूतों का वो एक धर्म ग्रंथ है, वहां पर एक मंदिर है मीडिया, वो लश्कर नोएडा जो है ना, वो एक मंदिर है, वहां पर आपकी इजाजत नहीं, चूंकि आप अछूत हो। एक सर मेरा एक सवाल आखिरी आपसे और जो थोड़ा इससे हटके है, अभी पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा है, हर आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे आईपीएल होता है, हर साल क्रिकेट होता है, वो क्रिकेट जो है यहाँ पे खेले जाएगा अगले महीने से, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसके पहले तो जो क्रिकेट का मालिक इसमें बना हुआ है अमित शाह का लड़का जैसा है, जो आज तक कभी क्रिकेट नहीं खेला लेकिन उसका मालिक बना हुआ है, ठीक, सेक्रेटरी आईसीसी का। उसके खिलाफ हम सब लोगों ने बाकायदा उस पर आंदोलन चलाया। तो बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है उसके खिलाफ बाकायदा आंदोलन चलाया गया, तो उसने जो है वीवो से अपना कॉन्टैक्ट तोड़ा। तो अब वो भारत में खेल खिलाएगा, उसको पैसे से मतलब है, यही तो निजीकरण है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, आईपीएल भी तो निजीकरण का ही अंजाम है ना भाई। तो निजीकरण को ही खत्म करना है, सिरे से खत्म करना है, तभी आप ऐसा करें। इनके लिए, इनके क्या, आप बीमार हो, आप मर जाओ, उनसे क्या मतलब हो, वो सिक्योर है ना, उनसे उसी से मतलब है बस।